राम राम मेरे प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका संजीव सर की केमिस्ट्री के अंदर। तो बच्चों आज हम शुरुआत करते हैं नए टॉपिक की, जो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है बच्चों, और काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है हमारा किसी भी रेट ऑफ रिएक्शन को डिटरमाइन करने के लिए। स्टूडेंट इसके अंदर क्या होगा, हम पढ़ेंगे आज कोलिजन थ्योरी। कोलिजन थ्योरी के बारे में पहले मैं बेसिक आपको बता देता हूँ। भाई इसके अंदर क्या होता है, जब भी हम क्या लेके चलते हैं, कोई भी रिएक्शन हम करवा रहे हैं, चाहे वो लिक्विड फेज में हो चाहे वो सॉलिड फेज में हो, किसी फेज में हो या गैसियस फेज में हो, जब भी क्या होगा, जब तक उनके बीच में आपस में कोलिजन नहीं होता तब तक हमारी क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज नहीं होगी और जो हमारा प्रोडक्ट की फॉर्मेशन नहीं होगी। अब जरूरी क्या होता है भाई, देखिए कोलिजन का मतलब क्या होता है। मान लीजिए आपके पास कोई ग्लास का क्या है, ग्लास है और वो भी कांच का ग्लास है। जैसे ही आप क्या कर देते हैं, उसको छोड़ देते हैं, मैं मान लीजिए यहाँ से ड्रॉप कर दिया उसको, तो क्या होगा, तो आप कहेंगे भी टूटेगा, लेकिन जरूरी नहीं है भी वो टूटेगा, क्योंकि डिपेंड करेगा भी वो किस रेट से उसके वो क्या हुआ है, स्ट्राइक हुआ है हमारे फ्लोर के ऊपर। अब वो फ्लोर के ऊपर किस रेट से स्ट्राइक हुआ है, तो उसका मतलब क्या होगा, जब तक कोलिजन इफेक्टिव नहीं होगा तब तक वो ग्लास नहीं टूटेगा। या आपने जर्नल जो हमारा, चलो ग्लास का एग्जाम्पल पुराना हो चुका है, हम बात करें मोबाइल्स की। कई बार क्या होता है, हमारे हाथ से मोबाइल छूट जाता है, तो हम देखते हैं भाई कई बार तो हमारा मोबाइल बच जाता है और कई बार क्या होता है वो टूट भी जाता है। तो ऐसा क्यों होता है भी, कई बार हमारा मोबाइल बच जाता है और कई बार क्या हो जाता है भी, थोड़ा सा ही नीचे गिरने के बाद टूट जाता है। इसका मतलब क्या होता है बच्चों, जब तक हमारा क्या है, इफेक्टिव कोलिजन नहीं होता तब तक हमारा क्या नहीं होगा, वो जो हमारा मोबाइल है वो नहीं टूटेगा। और जैसे ही वो कोलिजन क्या हो जाता है, इफेक्टिव हो जाता है, तो हमारा क्या हो, मोबाइल टूट जाएगा। और सेम यहाँ पर हम पढ़ते हैं किसके अंदर, कोलिजन थ्योरी के अंदर। यहाँ पर क्या होगा, यदि मॉलिक्यूल आपस में स्ट्राइक कर रहे हैं, यदि वो इफेक्टिवली स्ट्राइक कर रहे हैं, तो क्या होगा स्टूडेंट्स, क्या होगा, तो रिएक्शन यानी प्रोडक्ट के अंदर फॉर्मेशन होगी और रिएक्शन हमारी कंप्लीट हो जाएगी। तो हम बात करते हैं बेसिक रिक्वायरमेंट्स के अंदर, 2-3 पॉइंट्स लेके चलेंगे। इसके अंदर भी क्या क्या है, सबसे पहला जो बेसिक रिक्वायरमेंट है इसके अंदर क्या होना चाहिए स्टूडेंट्स, सबसे पहला बेसिक रिक्वायरमेंट है भी, मॉलिक्यूल क्या होना चाहिए, मस्ट बी कोलाइड, यानी कि क्या होना चाहिए, जो हमारा क्या है, रिएक्टिंग स्पीसीज है। बेसिक रिक्वायरमेंट है भी क्या होगा, जो रिएक्टिंग स्पीसीज है हमारी, रिएक्टिंग स्पीसीज क्या क्या हो सकती है हमारी, एटम, आयंस, मॉलिक्यूल हो सकते हैं। रिएक्टिंग स्पीसीज के अंदर क्या होना चाहिए बच्चों, वो क्या होना चाहिए, कोलाइड होना चाहिए। तो इसके अंदर मैं लिख देता हूं भी कौन कौन से होते हैं, एटम्स होते हैं हमारे, एटम्स हो, मॉलिक्यूल्स हो, या फिर क्या हो स्टूडेंट्स, या फिर हमारे हो आयंस। अब यदि ये चीज है, ये क्या होंगे, मस्ट कोलाइड, यानी मस्ट कोलाइड। अब ये क्या होना चाहिए स्टूडेंट्स, कोलाइड होना चाहिए एक दूसरे के साथ। कोलाइड होंगे तो क्या होगा, इन ऑर्डर, यानी कि कोलाइड होना चाहिए इन ऑर्डर फॉर रिएक्शन टू अकर, फॉर रिएक्शन टू अकर। इसका मतलब क्या है स्टूडेंट्स, मैं क्या बात कर रहा हूं भाई, क्या होना चाहिए कभी भी जो हमारी रिएक्शन को प्रोसीड होने के लिए, मतलब मैं क्या कहता हूं, सिंपल सी बात है भी, रिएक्टेंट हमारा क्या होगा, प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट होगा। कन्वर्ट कब होगा, जब उनका कोलिजन आपस में इफेक्टिव होगा, एटम्स हो, आयंस हो, मॉलिक्यूल जो भी थे इसके अंदर, वो रिएक्टिंग स्पीसीज आपस में रिएक्ट करेगी और इस तरह से रिएक्ट करेगी आपस में, इस तरह से कोलाइड होके क्या हो जाए, और रिएक्शन हमारी हो जाए। तो ये देखेंगे भी जरूरी नहीं है भी रिएक्शन, यदि जो कोलिजन है वो इफेक्टिव हो जाए तो भी हमारा क्या होगा, जो रिएक्शन होगी प्रोसीड होगी। फिर उसके बाद हम ओरिएंटेशन के ऊपर भी देखेंगे। तो ये था बच्चों, अब क्या हो गया, हमने बता दिया भी जैसे ही इन्हें टकराया तो क्या हो जाएगा भी, रिएक्शन हो जाएगी। लेकिन एजम्पशन क्या है, अब एजम्पशन क्या है, इफ दिस एजम्पशन, अब मैं लिख रहा हूं, ये पॉइंट आप लोगों ने समझना है, इफ दिस एजम्पशंस वर ट्रू। अब ये बात यदि सही है, मैं कह रहा हूं भी जो कोलिजन कोलाइड होंगे तो रिएक्शन हो जाएगी, ये एजम्पशन क्या है, ट्रू है, तो इसका मतलब जो सारी की सारी रिएक्शंस है स्टूडेंट्स, वो क्या होंगी, वो विद इन क्या हो जाएंगी, कुछ ही सेकंड के अंदर हो जाएंगी। तो क्या हो जाएगा कि द रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, द रेट ऑफ रिएक्शन बिकम्स इक्वल टू, क्या हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा किसके, इक्वल टू कोलिजन ऑफ रिएक्टेंट। कोलिजन के क्या हो जाएगा, जो हमारा जो रिएक्टेंट है उसके कोलिजन का जो रेट है हमारा, वो कोलिजन के इक्वल हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या होगा भी, जो हमारे कोलिजन है वो क्या हो जाए, वो कोलिजन हमारे कैसे हो जाए भाई, प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करेंगे। अब कोलिजन प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करेंगे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, कोलिजन इफेक्टिव हो गए तो द रिएक्शन क्या हो जाएगी, द रिएक्शन विल अकर इन माइक्रोसेकंड,
इन अकर इन नैनो सेकंड कह सकते हैं, यानी कुछ ही सेकंड के अंदर हो जाएगी। इन नैनो सेकंड लिख देता हूं मैं, या कुछ ही सेकंड के अंदर मान लेंगे आप। अब पहला पॉइंट आप लोगों ने ध्यान से समझना है, भी मैं बताना क्या चाह रहा हूं वो चीज आप लोगों ने यहाँ पर नोट करनी है। मैंने कहा भी क्या होगा, कोई भी रिएक्टिंग स्पीसीज है वो कोलाइड करेगी। अब आपको पता है भी वो आपस में स्ट्राइक करेंगे, हमने दो रिएक्टेंट लिए, वो आपस में क्या करेंगे, कोलाइड करेंगे। अब जैसे ही वो कोलाइड करते हैं तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, अभी इसका मतलब क्या होगी, रिएक्शन होगी हमारी। लेकिन यदि यही बात है भी क्या होगा, भी जैसे ही हम लोगों ने कोलिजन किया रिएक्शन हो जाती है, तो इसका मतलब जो रेट है रिएक्शन का वो क्या हो जाएगा, जो उसका कोलिजन है रिएक्टेंट का उसके बराबर हो जाएगा। और ऐसा यदि होता रहा तो इसका मतलब क्या होगी, जो हमारी रिएक्शन है वो कुछ ही माइक्रो सेकंड के अंदर हो जाती है। लेकिन ये केस नहीं होता, दिस इज नॉट हैपन, यानी कि ऐसा नहीं होता स्टूडेंट, दिस इज नॉट हैपन, ऐसा कभी भी नहीं होता। क्या आपने देखा है भी सभी की सभी रिएक्टेंट्स हमारी क्या हो जाती है, कुछ ही माइक्रो सेकंड के अंदर हो जाती है। लेकिन ये रियल के अंदर ट्रू नहीं है स्टूडेंट्स। क्यों ट्रू नहीं है, क्योंकि इसके अंदर आगे हम बात करेंगे भी इसके अंदर भी कोलिजन हमारे क्या होते हैं, कुछ कोलिजन इफेक्टिव होते हैं और कुछ हमारे इनइफेक्टिव कोलिजन होते हैं। फिर हम बात करेंगे एनर्जी की भी बात करेंगे, तो सब कुछ होता है। तो पहले बात यही की थी मैंने भी, इसके अंदर क्या होगा भी जो भी रिएक्टिंग स्पीसीज है हमारी, वो जो रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेट कर रही है स्टूडेंट्स, उसके अंदर क्या होगा भी मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड होते हैं। हम मान के चलते हैं मॉलिक्यूल कोलाइड होंगे तो रिएक्शन होगी, रिएक्शन होती है तो इसका मतलब भी रेट है हमारी वो कोलिजन के क्या होनी चाहिए थी, इक्वल आनी चाहिए थी, और इक्वल आती है तो इसका मतलब रिएक्शन हमारी कुछ सेकंड के अंदर हो जाती है। कुछ सेकंड नहीं, सेकंड का भी कुछ पार्ट, यानी 10⁻⁹ नैनो सेकंड के अंदर इतनी सेकंड होती है नैनो सेकंड के अंदर, तो इतनी सेकंड के अंदर हो जाएगी। लेकिन ऐसा तो कभी भी नहीं देखा गया भी सारे के सारे रिएक्शन ऐसे हो जाए। तो आगे बात करता हूं भी फिर क्या क्या चीजें आएंगी इसके अंदर। एक पॉइंट तो आप लोगों ने ये देखा, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम इसके अंदर भी क्या होगा, इफेक्टिव कोलिजन की बात करूंगा मैं। इफेक्टिव और इनइफेक्टिव कोलिजन ये क्या होते हैं बच्चों, अब आपको बताया था भी यदि कोलिजन क्या हो गए, सही आपस में यदि सही टकराते हैं तो हमारी रिएक्शन हो जाएगी, और यदि नहीं टकराते तो उसको हम इनइफेक्टिव कोलिजन बोलेंगे। तो देखिए भी क्या होगा, एवरी कोलिजन इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर, सेकंड पॉइंट लिख लेते हैं अभी, एवरी कोलिजन इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर, इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर, किसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होता स्टूडेंट्स, नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, फॉर फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, इसका मतलब क्या होगा स्टूडेंट, इसका मतलब लिख देते हैं भी दैट इज मींस, इसका मतलब क्या होगा स्टूडेंट्स भी डज नॉट ब्रिंग केमिकल चेंज, डज नॉट ब्रिंग केमिकल चेंज, उनके अंदर कोई केमिकल चेंज नहीं आता। अब इस चीज को आप समझ सकते हैं स्टूडेंट भी, यदि एवरी सारे के सारे कोलिजन हो जाते तो रिएक्शन हमारी, अभी हमने पिछले पॉइंट के अंदर बात की भी जैसे कोलिजन हो जाते तो रिएक्शन एकदम हो जाती, लेकिन सारे के सारे कोलिजन क्या होते हैं, रिस्पॉन्सिबल नहीं होते हैं किसके अंदर, फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। इसका मतलब क्या नहीं होता, उसके अंदर क्या नहीं होता बच्चों, कोई केमिकल आएगा यहाँ पर, केमिकल चेंज नहीं होगा वहां पर। कई बार क्या होता है वो टकरा कर ऐसे ही रह जाते हैं। द कोलिजन इज एक्चुअली लीड टू फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, मतलब क्या होगा, यदि कोलिजन हो रहा है, एक्चुअल में कोलिजन होने के बाद प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो रही है, तो उस कोलिजन को हम बोलते हैं क्या, इफेक्टिव कोलिजन। तो मैं उसके बारे में क्या लिखूंगा बच्चों भी, क्या है, द कोलिजन फॉर एक्चुअली लीड्स द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट इज नोन एज, उसको हम क्या बोलेंगे बच्चों, उसको बोले नोन एज इफेक्टिव कोलिजन। उसको मैं क्या बोलूंगा स्टूडेंट्स, इफेक्टिव कोलिजन बोलूंगा। इसका मतलब क्या होगा भी, ऐसी कोलिजन जिसके अंदर केमिकल रिएक्शन हो जाए, हमारा जो रिएक्टेंट है वो क्या हो जाए, प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाए, उसको मैं क्या बोलूंगा, इफेक्टिव कोलिजन बोलूंगा। यानी कि जो क्या करेगा, हमारा प्रोडक्ट की फॉर्मेशन कर देगा। लेकिन क्या होता है,
हाउएवर लिखेंगे यहाँ पर। कुछ मॉलिक्यूल ऐसे होते हैं हाउएवर द सम कोलिजन डज नॉट फॉर्मेशन, यानी वो क्या नहीं करेंगे स्टूडेंट, कुछ ऐसे मॉलिक्यूल होंगे, या तो हम लिखेंगे सम मॉलिक्यूल ऑफ दी या फ्रॉम दी टोटल मॉलिक्यूल फ्रॉम दी ऑफ दी टोटल मॉलिक्यूल्स, या फ्रैक्शन भी लिख सकते थे, फ्रैक्शन ऑफ दी मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स थे हमारे या कोलिजन थे, वो क्या नहीं होंगे भाई, वो इफेक्टिव नहीं होते, वो क्या नहीं करेंगे, प्रोडक्ट की फॉर्मेशन नहीं करेंगे। इसी कारण से क्या हो जाता है, उसको हम क्या बोलेंगे, इनइफेक्टिव कोलिजन बोलेंगे। मतलब क्या हो जाएगा, however the sum of the collision of the total molecules does not form product, यानी कि उनमें से कुछ ऐसे हैं भी जो क्या नहीं करते, कोलिजन होंगे, फ्रैक्शन ऑफ दी कोलिजन क्या नहीं होगा भी, प्रोडक्ट के अंदर फॉर्मेशन नहीं कर पाएंगे, तो उस प्रकार के कोलिजन को क्या बोलूंगा, दिस टाइप ऑफ कोलिजन इज नोन एज इलास्टिक कोलिजन, या फिर मैं क्या कह दूंगा उसको बच्चों, उसको हम बोलेंगे इनइफेक्टिव कोलिजन। तो ये चीज थी हमारे स्टूडेंट्स इसके अंदर। भाई क्या होगा, जो सेकंड बात थी हमारी भी, सारे के सारे जो कोलिजन है वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है भाई प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो जाए, उनमें से कुछ ही होते हैं बच्चों, यानी कि जो हमारे मान ले भी 1000 है 1000 मान के चलते हैं, तो उसमें 100-150 मॉलिक्यूल ही ऐसे होते हैं जिनके अंदर इफेक्टिव कोलिजन होता है और एकदम से क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होती है। लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं भी जिसके कारण क्या नहीं होगा, एक कोलिजन इफेक्टिव नहीं होगा, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इनइफेक्टिव कोलिजन बोलते हैं। तो एक मैं डेफिनेशन देता हूं भी, कोलिजन फ्रीक्वेंसी इसी के अंदर आती है वो भी, तो यहां से आप लोगों को यही समझना भी इफेक्टिव कोलिजन कौन से होते हैं, जिसके कारण से क्या हो जाए, प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो जाए कोलिजन से, उसको तो हम क्या बोलेंगे, इफेक्टिव कोलिजन। और हमारे कुछ ऐसे मॉलिक्यूल होते हैं, यानी फ्रैक्शन ऑफ द कोलिजन क्या होंगे हमारे, वो क्या नहीं होंगे, इनइफेक्टिव होते हैं, मतलब प्रोडक्ट की फॉर्मेशन नहीं करते। जो प्रोडक्ट की फॉर्मेशन नहीं करते उनको हम क्या बोलते हैं, इलास्टिक कोलिजन, या हम उसको क्या बोलते हैं, इनइफेक्टिव कोलिजन बोलते हैं। तो एक आती है अभी, एक टर्म और आती है इसी के अंदर हमारी आती है कोलिजन फ्रीक्वेंसी। अब वो कोलिजन फ्रीक्वेंसी क्या होती है वो भी स्टडी कर लेते हैं हम बच्चों, कई बार पूछ ली जाती है मार्क्स के अंदर भी, व्हाट इज कोलिजन फ्रीक्वेंसी, तो उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो क्या डेफिनेशन है उसकी, द नंबर ऑफ कोलिजन टेकिंग, क्या लिखेंगे, द नंबर ऑफ कोलिजन taking place per second in a unit volume of the reaction mixture is known as, उसको हम क्या बोलेंगे, is called as कोलिजन फ्रीक्वेंसी। यहाँ पर समझ में आ गया होगा भी, को फ्रीक्वेंसी का तो पता होगा आप लोगों को, पहले भी पढ़ चुके हैं आप लोग, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, टाइम पीरियड होती है। तो इसके अंदर मैं कहता हूं भाई एक सेकंड के अंदर, एक यूनिट वॉल्यूम के अंदर कितने कोलिजन हो रहे हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, कोलिजन फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। यानी नंबर ऑफ कोलिजन टेकिंग प्लेस इन पर सेकंड इन ए यूनिट वॉल्यूम ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर, एक रिएक्शन मिक्सचर के अंदर एक सेकंड के अंदर कितने, एक यूनिट वॉल्यूम के अंदर कितने कोलिजन हो रहे हैं, उसको हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, उसको हम बोलते हैं भाई कोलिजन फ्रीक्वेंसी। अब हम थर्ड पॉइंट के ऊपर बात करेंगे स्टूडेंट्स, उसको हम ग्राफ से भी समझेंगे और वैसे ही समझेंगे, यानी कि उसके 2-3 ग्राफ है, वहां से भी आप लोगों को पता लगेगा। तो कोलिजन फ्रीक्वेंसी का जैसे मैंने पहले बताया था बच्चों भी, इसके अंदर क्या होगा भाई, वही है इफेक्टिव कोलिजन होने चाहिए, मतलब सारे मॉलिक्यूल की, जैसे ही आपको एग्जांपल बताऊंगा मैं पहले ही बता देता हूं, चलो
भाई क्या होता है इनके अंदर, मान लीजिए कोलिजन का बात क्यों करें भाई, इनफेक्टिव इफेक्टिव कैसे होते हैं, यही चीज देख लीजिए आप। मान लीजिए ये हमारे पास क्या है, ये चीजें हैं, ये हमारे पास ए है, ये ए है और ये भी है, ये एक रिएक्टेंट है, प्लस में एक रिएक्टेंट मेरे पास क्या है, एक रिएक्टेंट मैं ये ले लेता हूं। अब इन दोनों ने क्या करनी है, आपस में रिएक्शन करनी है स्टूडेंट्स। तो हो सकता है कि जैसे इनके बीच में कोलिजन हुआ हो, तो कोलिजन होगा तो क्या होगा, जैसे कोलिजन ये आपस में क्या हो गए, दोनों के दोनों स्ट्राइक हो गए ऐसे, तो दोनों के दोनों यहाँ पर क्या हो जाते हैं बच्चों, यहाँ पर ये स्ट्राइक हो गए, कोलिजन हो चुका है इनके बीच का। तो यहाँ से आप लोगों को ध्यान से देखना भी, जैसे इनका कोलिजन यदि इफेक्टिव है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो जाएगी, यानी कि ये दोनों तो अलग चले जाएंगे ए वाले, और यहाँ से ये टूट के क्या हो जाएगा, यहाँ पर दो सेकंड प्रोडक्ट है उसकी फॉर्मेशन हो जाती है इस तरीके से। तो यहाँ पर प्रोडक्ट की क्या होगी स्टूडेंट, फॉर्मेशन हो जाती है। यानी कि ये क्या आएगा हमारा ओरिएंटेशन फैक्टर, यानी कि ओरिएंटेशन के ऊपर भी तो डिपेंड करेगा। अब ऐसे तो कोलिजन तो हुआ है इनका, लेकिन वो इफेक्टिव कोलिजन कैसे मानूंगा मैं, उसकी ओरिएंटेशन के ऊपर भी तो डिपेंड करेगा वो, भाई किस तरह से वो कोलाइड कर रहे हैं। तो जैसे ये तो हमारा प्रोडक्ट बन गया, क्योंकि इसके अंदर इफेक्टिव कोलिजन था, और क्या था, इफेक्टिव कोलिजन के साथ साथ इसकी ओरिएंटेशन प्रॉपर थी। लेकिन एक दूसरा एग्जांपल लूं मैं इसी के अंदर, जैसे यही आपस में कोलाइड कर रहे हैं स्टूडेंट्स, लेकिन यहाँ पर मैं क्या कर देता हूँ, इसकी ओरिएंटेशन में उल्टी कर देता हूँ, रिवर्स कर देता हूँ इसकी ओरिएंटेशन। ये आप लोगों को समझ में आना चाहिए। एक तो ये एग्जांपल है, इसके अलावा मैं दूसरा एग्जांपल लेने की कोशिश करता हूँ और उसके अंदर बताता हूँ कि इनइफेक्टिव कोलिजन कैसे हुआ। तो यहाँ पर मैं क्या लेता हूँ स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर ओरिएंटेशन फैक्टर आएगा, वहां से आप लोगों को कोलिजन थ्योरी के बारे में पता लग जाएगा भी मैं बात किस चीज की कर रहा था। तो यहाँ पर बी ए लेता हूं मैं, और यहाँ पर वही चीज है, यहाँ पर क्या आ गया, यहाँ पर आ गया मेरे पास बी ए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर क्या होगा, अब वही ये दोनों रिएक्टेंट से आपस में क्या होगा, कोलिजन होगा, इसका कोलिजन हो जाने दो। तो ये इस तरह से इनका क्या होगा, यहाँ पर आकर इनका क्या हो जाएगा, कोलिजन हो जाएगा। तो कोलिजन हो गया, ये बी हो गया और ये ए हो गया। अब आपस में कोलाइड तो ये यहाँ पर भी हुए, आपने देखा उसके अंदर भी यहाँ पर कोलिजन हुआ और इसके अंदर भी हुआ, लेकिन यहाँ पर ओरिएंटेशन देखिए, ये कैसे था, पहले इस तरह था और ये इस तरह था। लेकिन जैसे ही वो जरूरी थोड़ी ना है भाई सारे मॉलिक्यूल सारे के सारे एक तरफ से एक ही जगह से टकराएंगे, अलग अलग ओरिएंटेशन होती है उनके अंदर, क्योंकि ओरिएंटेशन भी कोलिजन फ्रीक्वेंसी के अंदर बहुत ज्यादा डिपेंड करता है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर क्या होगा, अब आप बता सकते हैं भी फॉर्मेशन क्या होगी, यहाँ पर कोई प्रोडक्ट की फॉर्मेशन नहीं होगी, दोनों के दोनों फिर से अलग हो जाएंगे, क्योंकि कोलिजन भी तो हमारा इफेक्टिव होना चाहिए और ओरिएंटेशन भी हमारी कैसी होनी चाहिए, प्रॉपर होनी चाहिए। तो ये दोनों के दोनों फिर से अलग हो जाएंगे और कोई प्रोडक्ट की फॉर्मेशन नहीं होगी। जो हमारा यहाँ पर रिएक्टेंट थे वही रिएक्टेंट हमें कहाँ पर मिल गए, यहाँ पर मिल गए। तो ये चीज बताने की कोशिश कर रहे हैं भी इफेक्टिव कोलिजन भी होना चाहिए, हमारे साथ साथ में हम कोलिजन फ्रीक्वेंसी भी लेके चलते हैं, साथ में हम ओरिएंटेशन के फैक्टर लेके चलते हैं, यानी कि सारे के सारे फैक्टर, टेम्परेचर का, एनर्जी का, सारे के सारे फैक्टर एक साथ चलते हैं स्टूडेंट्स। तो ये चीज थी हमारी इसके अंदर। तो मैं अब दोबारा से उसी लाइन के ऊपर आता हूँ, ये आप लोगों को समझाने के लिए था भाई इफेक्टिव कोलिजन का मतलब क्या है। अब मान लीजिए मैं इसी की बात कर रहा हूँ, अब मान लीजिए हम मार्कर ले लेते हैं, अब क्या होगा, ये इस तरह से तो क्या हो जाता है, ये इसका इफेक्टिव कोलिजन था, ओरिएंटेशन प्रॉपर्टी। अब मैं इसको ऐसे उल्टा क्या कर दूं, क्लोज करना स्टार्ट कर दूं, तो क्या हो जाएगा, ये कभी भी नहीं होगा, ये या तो ये टूट जाएगा और कभी भी इसके अंदर नहीं जाएगा। तो ये कैसे जाएगा भी, कोलिजन जब भी इफेक्टिव होगा जब यहाँ से ये प्रॉपर ओरिएंटेशन होगी, और कोई ऐसे ऐसे लगाना स्टार्ट कर दे तो कभी भी नहीं होगी। तो ओरिएंटेशन के ऊपर भी स्टूडेंट्स डिपेंड करता है। तो हम नेक्स्ट पढ़ते हैं कि किसका टेम्परेचर का इफेक्ट पढ़ते हैं और किस तरह से होगा, एनर्जी के बारे में पढ़ते हैं, ये भी कई बार से डिफाइन कर दी जाती है। तो अरेनियस था भी, उन्होंने 1903 के अंदर क्या मिला था, नोबेल प्राइज मिला था इसी के ऊपर, यानी उन्होंने थ्रेशोल्ड एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी के बारे में हमें बताया था सबसे पहली बार भी क्या होती है एक्टिवेशन एनर्जी, थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो उन्हीं की डेफिनेशन भी कई बार आपसे पूछ ली जाती है, क्योंकि जो कोलिजन थ्योरी है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। तो देखिए इसके अंदर क्या होगा, तो सबसे पहले क्या है, मैं एक ग्राफ बना देता हूं, उस ग्राफ को देख देख के फिर हम उन सभी को डिफाइन करेंगे। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर क्या है भाई, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, यहाँ पर इसको लिखते हैं फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल। ये फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल हो गए, और किसके वर्सेस होगा, वर्सेस है हमारा किसके, एनर्जी के।
तो ग्राफ किस तरह से आता है स्टूडेंट्स, इसका ग्राफ इस तरह से आता है, ठीक है। और जो यहाँ पर क्या होगा, इस तरह से यहाँ पर होते हैं, ये सिर्फ मॉलिक्यूल है जिनके अंदर क्या होगा, जो प्रोडक्ट के अंदर फॉर्मेशन हो रही है, ये चीज है। बाकी सारे के सारे यानी कि जो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल है, जो क्या हो रहे हैं, इफेक्टिव कोलिजन हो रहे हैं, वो सिर्फ हमारे पास यही मॉलिक्यूल है। यानी कि इतने सारे मॉलिक्यूल्स में से सिर्फ यही मॉलिक्यूल है जिनके अंदर इफेक्टिव कोलिजन हो रहा है, उनके पास इतनी एनर्जी है कि वो प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो रहे हैं स्टूडेंट्स। तो ये किस तरह से समझेंगे, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो अलग अलग प्रकार की एनर्जी होती है, एक तो होती है हमारी थ्रेशोल्ड एनर्जी, ये डिफाइन करेंगे हम थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या होती है। और एक मैं डिफाइन करूंगा किसका, एक्टिवेशन एनर्जी का। तो ये दोनों हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगी और कई बार पूछ ली जाता है भी, इनके बीच में रिलेशनशिप पूछ ली जाती है, इनके बेसिस के ऊपर एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक रिएक्शन का भी पूछ लिया जाता है। तो ये चीज हमें अब डिफाइन करनी है। तो ये इनका जो कंसेप्ट था वो कौन लेके आया था, वो लेके आए थे कौन, अरेनियस जी। उनको नोबेल प्राइज भी मिला था 1903 के अंदर इसी थ्रेशोल्ड एनर्जी को डिफाइन करने के बाद। तो उसकी डेफिनेशन लिख देता हूं मैं, थ्रेशोल्ड एनर्जी की क्या डेफिनेशन है स्टूडेंट्स। तो देखिए अब ये भी क्या होती है, भी मिनिमम अमाउंट होती है इसका। जब मैं ग्राफ बनाऊंगा पहले आप एक बार नोट कर लें, उसके बाद जब इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे तो उसके बाद हमें यहाँ से पता लग जाएगा भी जो एनर्जी है, यानी कि वैसे ये एनर्जी होती है जो क्या होती है, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को चाहिए होती है प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट होने के लिए। उस एनर्जी को क्या बोलता हूं मैं, उस एनर्जी को बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो ये क्या होगी, इट इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, इट इज द मिनिमम amount of energy, minimum amount of energy which must be possessed which must be possessed by the colliding reactant molecules to yield the product। इसको ग्राफ से अच्छे तरीके से समझेंगे। वैसे आप पता होना चाहिए क्या होता है ये मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी है स्टूडेंट्स। क्या होगा, जो मॉलिक्यूल यानी कि जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है उसके अंदर होनी चाहिए, किसके लिए, ताकि वो प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो सके। यदि ये अमाउंट ऑफ एनर्जी उसके पास नहीं है, चाहे उसका कोलिजन इफेक्टिव भी हो, ओरिएंटेशन प्रॉपर भी हो, तो भी वो क्या नहीं होगा, तो भी वो प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट नहीं होगा। यानी कि हमारा एक ही चीज के ऊपर डिपेंड नहीं करता रिएक्शन रेट, वो अलग अलग फैक्टर के ऊपर डिपेंड करेगा। लास्ट में हम एक फॉर्मूला लिखेंगे तो सारे के सारे इसके ऊपर डिपेंड करते हैं। तो हमने पढ़ा था भी एक तो क्या होना चाहिए, भी कोलिजन क्या होना चाहिए, इफेक्टिव होना चाहिए स्टूडेंट्स, ठीक है। फिर एक हम पढ़ रहे हैं भी एक्टिवेशन एनर्जी पढ़ रहे हैं, फिर हम पढ़ेंगे ओरिएंटेशन, यानी कि सारी की सारी चीजें हम इकट्ठी लेके चलेंगे। जब ये तीनों चारों चीजें इकट्ठी हो जाती हैं तब हमारा रिएक्शन है वो कैसा होगा, वो रिएक्शन प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट होता है। यदि उनमें से एक के अंदर भी कमी रह जाती है तो हमारा रिएक्शन नहीं होता। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि ये भी मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी है जो हमें क्या होती है, भाई मॉलिक्यूल जो कोलाइड हो रहे हैं उनके पास इतनी एनर्जी होनी चाहिए ताकि वो प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो उसके रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के अंदर। उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं भाई क्या, थ्रेशोल्ड एनर्जी, यानी कि मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी है। और ये जो ग्राफ दिख रहा है ना, इस ग्राफ के अंदर यही जो हमारी क्या है, इसी मॉलिक्यूल है, यही मॉलिक्यूल प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट होंगे, इन्हीं के पास हमारी थ्रेशोल्ड एनर्जी और ओरिएंटेशन भी इन्हीं के पास होगी, इसी कारण से ये प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट होंगे। बाकी जो सारे हैं उनके पास एनर्जी की भी कमी है, शायद प्रॉपर ओरिएंटेशन नहीं होगी, कुछ ना कुछ कमी रह रही है जिसके कारण से वो इस तरफ रह रहे हैं, लेकिन जिनके पास सब कुछ है वो प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे स्टूडेंट्स। तो इसके साथ साथ में एक एनर्जी और आती है हमारी, जो बात करते हैं हम एक्टिवेशन एनर्जी की, उसको भी समझ लीजिए। यानी कि जो इनका दोनों का रिलेशनशिप भी देखेंगे भी, एक्टिवेशन एनर्जी कई बार पूछ लिया जाता है बच्चों एग्जाम के अंदर और मोस्ट इंपोर्टेंट है। यहाँ से जो न्यूमेरिकल्स भी बढ़ते हैं, इससे जो अरेनियस कंसेप्ट आएगा आगे हमारा, तो वहां से और यहाँ से हमारे मोस्टली क्वेश्चन बढ़ते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स क्या है जो हमारा नेक्स्ट है, एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी की डेफिनेशन कैसे डिफाइन करूंगा मैं, तो देखिए
एक्टिवेशन एनर्जी, ये भी मिनिमम अमाउंट एनर्जी है भाई, जो हमारे क्या होगी रिएक्टेंट को चाहिए किसके अंदर, प्रोडक्ट के अंदर। तो क्या लिखता हूं मैं, दी मिनिमम अमाउंट ऑफ क्या, एनर्जी रिक्वायर्ड बाय द reactant molecule by the reactant molecule to cross the molecules to cross the energy barrier, to cross the energy barrier। यानी कि ये भी क्या होती है, भी मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी है टू क्रॉस दी एनर्जी, टू पार्टिसिपेट इन ए रिएक्शन इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। अब आप लोगों के मन में भी क्वेश्चन उठ रहे होंगे, क्वेश्चन क्या क्या उठ रहे होंगे, एक तो भाई ये एक्टिवेशन एनर्जी और थ्रेशोल्ड एनर्जी के बीच में डिफरेंस क्या है, ठीक है, इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ रिलेशनशिप भी होनी चाहिए क्योंकि दोनों एनर्जी आ रही है। तो अब ये हम डिस्कस करते हैं, इसकी डेफिनेशन के बाद हम ग्राफ प्लॉट करेंगे। हम ये भी देखेंगे भी ऐसी कौन सी रिएक्शन होगी भी जो हमारी रिएक्शन होती है, कुछ रिएक्शन आपने देखा होगा भी एंडोथर्मिक रिएक्शन है, कुछ ऐसी रिएक्शन होती है जो हमारी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, वो सारे का सारा हमारा ग्राफ से प्लॉट हो जाएगा और आप लोगों को ये जो एक्टिवेशन एनर्जी और थ्रेशोल्ड एनर्जी है ये भी आपको वहीं से क्लियर हो जाएंगी। यानी कि सिर्फ दो ग्राफ है, उनसे आपको एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक का भी पता लगेगा, एक्टिवेशन एनर्जी का भी पता लग जाएगा, तो सारा कुछ आपको वहां से पता लगेगा। तो देखिए स्टूडेंट्स क्या होता है, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी है जो रिक्वायर्ड होती है किसी भी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को। अब क्या होता है भी कोई कितनी ना, मान लीजिए ये बैरियर है, इस रिएक्टेंट को इसकी इतने बैरियर की एनर्जी चाहिए ताकि वो क्या हो जाए, जैसे इस बैरियर को क्रॉस कर लेगा तो वो प्रोडक्ट के अंदर फॉर्मेशन हो जाती है, तो वो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, उसी एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं। यानी कि मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होती है रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को ताकि वो क्रॉस कर सके, एक एनर्जी की एक हम कह दे भी अमाउंट चाहिए होती है, एक लिमिट होती है उस बैरियर को क्रॉस करने के लिए, प्रोडक्ट के अंदर जाने के लिए, उसी को हम क्या बोलते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं स्टूडेंट्स। तो इनके रिलेशनशिप देखते हैं और ग्राफ से समझते हैं भी क्या क्या चीजें हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स अब हम एक्टिवेशन एनर्जी का और जो थ्रेशोल्ड एनर्जी है उसका हम क्या देखेंगे, फॉर्मूला देखेंगे और ग्राफ से उनको एक्सप्लेन करेंगे। तो जो थ्रेशोल्ड एनर्जी और एक्टिवेशन एनर्जी ये क्या होता है, इनके बीच की रिलेशनशिप देखिए। तो मैं लिख देता हूं कि जो एक्टिवेशन एनर्जी है हमारी, एक्टिवेशन एनर्जी वो किसके बराबर है स्टूडेंट्स, वो बराबर है हमारी थ्रेशोल्ड एनर्जी के। थ्रेशोल्ड एनर्जी माइनस होगा स्टूडेंट्स क्या, जो हमारी क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी रिएक्टिंग मॉलिक्यूल की, यानी क्या बोले माइनस एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द रिएक्टिंग स्पीसीज। यानी जो भी रिएक्टिंग स्पीसीज है उसकी कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी होती है, उस चीज के डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं, ये है हमारा किसका, एक्टिवेशन एनर्जी का फॉर्मूला। थ्रेशोल्ड एनर्जी का क्या फॉर्मूला होगा, एक तो यही से बन जाता है बच्चों, भी क्या बनेगा यहाँ से, यानी कि इसको हम इधर ले जाए तो जो काइनेटिक एनर्जी उसके अंदर थी वो इसके अंदर प्लस हो जाएगी। तो थ्रेशोल्ड एनर्जी का एक और फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स, एक तो क्या हो गया एक्टिवेशन एनर्जी, तो इसके अंदर आएगी, और एक्टिवेशन एनर्जी को हम EA से भी डिनोट किया जाता है स्टूडेंट्स। तो ये क्या होगी हमारी EA जो एक्टिवेशन एनर्जी है, लिख देता हूं मैं, एक्टिवेशन एनर्जी प्लस में क्या होगा, एक्टिवेशन एनर्जी प्लस में क्या है हमारे पास, प्लस में है जो क्या होगी, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी है किसकी, मॉलिक्यूल की, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, यानी जो उसके अंदर शुरू के अंदर जो एनर्जी दी वही एनर्जी होती है मॉलिक्यूल की, उसी को हम बोलते हैं। तो ये दोनों की दोनों चीजें आपको क्या होगी, ग्राफ से समझ में आएगी, लेकिन एक बार आप लोगों ने फॉर्मूले को याद जरूर कर लेना है। तो देखिए इसका जो ग्राफ है वहीं से हम एक्टिवेशन एनर्जी, थ्रेशोल्ड एनर्जी,
जो हमारा क्या है एंडोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, इन सभी को देखते हैं और किस प्रकार से पता लगाएंगे वो चीज देखनी है स्टूडेंट्स। तो मैं दो ग्राफ प्लॉट कर रहा हूं स्टूडेंट्स, किस किस के बीच में। एक तो ये हो गया मेरा, ठीक है स्टूडेंट्स। अब इसके अंदर क्या होगा, ये मान लेते हैं रिएक्टेंट की एनर्जी है और ये किसकी है, प्रोडक्ट की एनर्जी है। तो किस तरह से जाती है करंट, इस तरह से। तो ये होगा स्टूडेंट्स, ये किसकी एनर्जी है, रिएक्टेंट की। ये जो एनर्जी होगी ये किसकी होगी, प्रोडक्ट की एनर्जी होगी। और यहां से क्या होता है स्टूडेंट्स, ये जो हमारा बैरियर है इसकी बात कर रहे हैं एनर्जी बैरियर की, वो क्या होता है, जो ये वाली चीज है। तो इस बैरियर को क्या करना होता है, क्रॉस करना होता है। और यहाँ पर रिएक्टेंट, तो ये कौन सी पर, ये प्रोडक्ट है। तो ये क्या होता है, ये होता है स्टूडेंट्स एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। ये इसके बारे में बताऊंगा मैं, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स के बारे में क्या होता है। वैसे आपको पता भी होगा, जो प्रीवियस क्लास है उसके अंदर भी हमने इसके बारे में देखा था। तो ये चीज थी। और ये जो एनर्जी अभी अब इसके बारे में हम लिखते हैं अभी क्या क्या दिया हुआ इसके अंदर। तो ये तो है हमारी पोटेंशियल एनर्जी, आपको पता होना चाहिए पी के है पोटेंशियल एनर्जी, इसको हम पी से भी डिनोट करते हैं पोटेंशियल एनर्जी। वर्सेस में किसके है, वर्सेस में अभी बच्चों किसके, रिएक्टिंग रिएक्शन कोऑर्डिनेट, जो रिएक्शन प्रोसीड हो रही है, रिएक्शन कोऑर्डिनेट भी रिएक्शन जो हमारी प्रोसीड हो रही है रिएक्टेंट से प्रोडक्ट के अंदर। तो ये इसके बीच में, अभी यहाँ पर प्रोडक्ट हो गया, यहाँ पर ये हो गया। तो ये जो वाली एनर्जी होती है स्टूडेंट्स, ये वाली एनर्जी यहां से लेकर इस एनर्जी को, इस एनर्जी को क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है हमारा, क्या बोलते हैं इसको स्टूडेंट्स, ये होती है हमारी फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए, रिएक्शन फॉरवर्ड होगी, यानी कि फॉरवर्ड रिएक्शन है हमारी, फॉरवर्ड रिएक्शन फॉरवर्ड। और यदि हमारे प्रोडक्ट से रिएक्टेंट की तरफ आ रहा तो ये हमारी होगी भाई कौन सी, रिएक्शन बैकवर्ड रिएक्शन होगी। आपने पढ़ा हुआ इक्विलिब्रियम के अंदर भी फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन थी हमारी, उनकी बात कर रहे हैं हम यहाँ पर। तो ये चीज थी। और जो ये एनर्जी होती है स्टूडेंट्स, ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स है हो गया। और ये हमारी थ्रेशोल्ड एनर्जी, ये हमारी थ्रेशोल्ड एनर्जी होगी स्टूडेंट्स। जगह कम है स्टूडेंट्स यहाँ पे, तो इसलिए यहाँ पर लिख दे रहा हूं मैं। और अब क्या होगा स्टूडेंट्स, इस एनर्जी को मैं यहाँ पर ड्रा करता हूँ। तो जो ये गैप है स्टूडेंट्स, ये बड़ा गैप है, इस गैप को हम क्या बोलते हैं, यहाँ पर बोलते हैं हीट इवॉल्व्ड, यानी कि डेल्टा जो एच है हमारा, ये क्या होता है, हीट इन्वॉल्व हो रही है, यहाँ पर बाहर निकल रही है। तो ये हमारी रिएक्शन कौन सी होगी, जहां पर क्या निकल रही है, एनर्जी बाहर निकलती है, उसको हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जबकि हमारा इधर की बात करें, यही ग्राफ मैं यहाँ पर भी प्लॉट कर देता हूँ, तो दोनों को कंपेयर करते हैं और एक्टिवेशन एनर्जी इन सभी के बारे में हम डिस्कस करते हैं भी, एक्टिवेशन एनर्जी कौन सी है, इसके अंदर थ्रेशोल्ड एनर्जी कौन सी है, ये सारी की सारी चीजें हम यहाँ पर देखेंगे। अब यहाँ पर क्या होगा, इस तरह से अब यहाँ पर क्या होगा, बच्चों प्रोडक्ट की एनर्जी तो कम है, रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा है। तो यहाँ पर भी ये चीज देखनी है। और ये क्या हो जाएगा हमारा, ये एनर्जी बैरियर हो जाएगा। ये फॉरवर्ड रिएक्शन हो गया, तो एफ डी लिख लेता हूँ रिएक्शन फॉरवर्ड, यानी ये क्या हो गया, एफ डी से हमारा फॉरवर्ड रिएक्शन। ये क्या होगा, बी सी से बैकवर्ड रिएक्शन हो गई हमारी। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारा एसी, इसको एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, या हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, ट्रांजिशन स्टेट भी बोलते हैं इसको कई जगह से, ट्रांजिशन स्टेट, यानी कि ऐसी स्टेट होती है जहां से भी हम क्या हो सकते हैं, प्रोडक्ट या रिएक्टेंट दोनों की तरफ हम जा सकते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, यही चीज बोलते हैं। और ये क्या होगी भाई हमारी, ये जो इतनी एनर्जी होती है ना, ये बड़ी एनर्जी, ये एनर्जी होती है हमारी एक्टिवेशन एनर्जी, यानी कि ये वाली एनर्जी, और जो ये लिखी थी ये वाली एनर्जी हमारी कौन सी है, एक्टिवेशन एनर्जी होती है स्टूडेंट्स। तो थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या होगी, थ्रेशोल्ड एनर्जी होगी ये जो हमारी यहाँ से लेकर यहाँ तक जो रिक्वायरमेंट है, उसको हम थ्रेशोल्ड एनर्जी कहते हैं। क्योंकि देखो भाई स्टूडेंट्स, क्या होता है,
जो मेरी यहाँ से लेकर यहाँ तक की एनर्जी है और थ्रेशोल्ड एनर्जी है, क्योंकि इतनी मॉलिक्यूल, इतनी जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के पास खुद की है, उसको क्या चाहिए, इतनी एनर्जी और चाहिए, यानी मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी दी जो क्या चाहिए थी, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को चाहिए थी, यानी इतनी एनर्जी हमारी प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट होने के लिए हमें चाहिए। अब इतनी एनर्जी तो उसके पास है, लेकिन उसको इस बैरियर को क्रॉस करना है, इस बैरियर को क्रॉस करना है तो उसको इतनी एनर्जी रिक्वायरमेंट होगी। तो ये चीज है। अब यहाँ पर मैं इसको भी क्या कर देता हूँ, इस तरह से ड्रॉ कर देता हूँ स्टूडेंट्स। तो आप यहाँ पर देखेंगे भी क्या होगा, जो इस एनर्जी का फर्क है, अब ये एनर्जी है तो इस एनर्जी के अंदर हम क्या कहेंगे, यहाँ पर कहेंगे हीट रिक्वायर्ड। तो ये रिएक्शन हमारी कैसी होगी, एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी स्टूडेंट्स। तो समझिए भी हम अब क्या समझाएंगे आपको और किस तरह से समझाना है आपको। देखिए सबसे पहले तो मैं बात करता हूँ किसकी, पहले तो हम बात करते हैं भी जब हमारी रिएक्शन कोई भी प्रोसीड होती है, रिएक्टेंट होता है, रिएक्टेंट जैसे ही कंबाइंड होता है तो प्रोडक्ट बनने से पहले एक स्टेट आती है, उसको हम एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स या क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट भी बोला जाता है। अब ये क्या चीज होती है बच्चों, जैसे आपने इक्विलिब्रियम जो रिएक्शन है वो देखी होंगी भी, रिएक्शन जब इक्विलिब्रियम के अंदर होती है तो बैकवर्ड और फॉरवर्ड रिएक्शन है, दोनों की दोनों कैसी होती है, इक्वल होती हैं। तो यहाँ पर भी सेम केस है, अभी यहाँ से ट्रांजिशन स्टेट से वो रिएक्शन क्या हो सकती है, बैकवर्ड भी आ सकती है, फॉरवर्ड भी आ सकती है। तो ऐसी स्टेट है जो बीच के अंदर लाई करती है बच्चों, ये बीच की स्टेज होती है। तो ये आपने +1 के अंदर भी पढ़ा था भी, उसके अंदर जो हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट की थी तो उसके मैकेनिज्म के अंदर भी इसकी बात चली थी, और थर्मोडायनेमिक्स के अंदर भी आया था ये चीज। तो यहाँ पर क्या है स्टूडेंट्स, जो इतनी एनर्जी है हमारी, ये वाली एनर्जी है, इसको बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। अब प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट होने के लिए उसको इतनी एनर्जी चाहिए थी, इतनी एनर्जी चाहिए थी, तो उसके मतलब इतनी एनर्जी तो उसके पास थी और इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए थी। तो ये वाली जो एनर्जी होती है, इस एनर्जी को हम बोलते हैं बच्चों क्या, थ्रेशोल्ड एनर्जी बोला जाता है। तो थ्रेशोल्ड एनर्जी के अंदर भी क्या होगा बच्चों, यही चीज है हमारी भाई, इसके अंदर हमने यही देखना है अभी कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है। और अब हमने इसको बैकवर्ड जो हमारा हीट इन्वॉल्व का है, इसको किस बेस के ऊपर कह दिया। तो ये चीज देखिए भाई, यहाँ पर हीट इन्वॉल्व कैसे कहा, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो डेल्टा एच लिख देता हूं मैं। तो यहाँ पर देखिए प्रोडक्ट की एनर्जी कितनी है, प्रोडक्ट की एनर्जी क्या है, ज्यादा है, और रिएक्टेंट की कम है। तो रिएक्टेंट की एनर्जी जब हमने क्या कर दिया, प्रोडक्ट में से घटा रहे हैं तो साइन कैसा आएगा भाई, ज्यादा एनर्जी घटा रहे हैं कम एनर्जी में से, तो नेगेटिव साइन आ जाता है। और डेल्टा एच की वैल्यू जब नेगेटिव आती है तो प्रोसेस हमारा कैसा होता है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। तो इसी कारण से ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। ऐसा ही उसके अंदर आप देख सकते हैं, वहां पर प्रोडक्ट की एनर्जी कम है, रिएक्टेंट की ज्यादा, मतलब ई जो डेल्टा एच की वैल्यू लिखूं मैं, वो ई एनर्जी है हमारी किसकी, रिएक्टेंट की, वो ज्यादा है, प्रोडक्ट की क्या है, कम है। तो यहाँ पर जो साइन आ जाता है पॉजिटिव आ जाता है, पॉजिटिव आ जाता है। तो इसका मतलब क्या है स्टूडेंट्स, इसका मतलब हो जाता है जो रिएक्शन है हमारी वो क्या होती है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है, जिसके अंदर हीट रिक्वायर्ड होती है। तो ये स्टूडेंट्स ये चीज थी हमारी। और यहाँ से जरूरी नहीं है भी ऐसे ही हो सकता है, हम इसको यहाँ से भी देख सकते हैं, आप इसको रिएक्टेंट मान सकते हैं, इसको प्रोडक्ट मान सकते हैं, क्योंकि बैकवर्ड भी तो होती है, बैकवर्ड होती है। तो इसका मतलब यहाँ से यहाँ पर आएंगे तो क्या हो जाता है, वो बड़ा केस हो जाएगा और वो बड़ा ये बड़ा केस हो जाएगा। यानी जरूरी नहीं है, हम दोनों तरफ से इसको रिएक्शन को स्टडी कर सकते हैं, लेकिन हमने क्या कर दिया, दोनों को अलग अलग प्लॉट ड्रा कर दिए। भाई जब रिएक्टेंट की एनर्जी क्या थी, ज्यादा थी, तो इसकी कम थी, इसकी कम थी, तो इसकी ज्यादा थी। हाँ एक केस और होगा जहां पर ये दोनों बराबर होंगे। जब दोनों बराबर होंगे ना तो उस टाइम हमारी हीट ना तो निकल रही होगी, ना ही हमारी एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही होगी। तो स्टूडेंट ये था भी, जो ये हमारी इतनी एनर्जी थी, जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है, ये रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के द्वारा रिक्वायर्ड होती है ताकि वो क्या कर दे, बैरियर को क्रॉस कर दे। तो उसको हम एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं। और जो एक्टिवेशन एनर्जी और जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल की खुद की एनर्जी है, ये वाली मॉलिक्यूल की जो एनर्जी है जहां से हम ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं, उस बैरियर से देखें तो जितनी एनर्जी उसको टोटल एनर्जी है, उसको हम क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड एनर्जी बोलते हैं। तो यहीं पर सेम केस यहाँ पर होगा भी, इतनी एनर्जी है जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल की इतनी है, और जो बैरियर को क्रॉस करने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है उसको हम बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। तो ये चीज है। और यहाँ से देख के हम इन बैरियर्स को देख के हम पता लगा सकते हैं भी कौन सी के अंदर हीट इन्वॉल्व होगी। यदि रिएक्टेंट की एनर्जी क्या होगी, प्रोडक्ट से कम है, तो वो क्या होगा, हीट इन्वॉल्व होगी। और यदि रिएक्टेंट की एनर्जी प्रोडक्ट से ज्यादा है तो वहां पर हीट एब्जॉर्ब होगी, हीट रिक्वायर्ड होगी। तो ये चीज है, सिंपल सा केस था। तो यहाँ पर एक कंक्लूजन निकलता है स्टूडेंट्स, यदि एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो, बहुत ज्यादा हाइयर हो। मैं एक बात लिख देता हूं यहाँ पर, उसके बाद फिर हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर क्या होगा स्टूडेंट, यदि एक्टिवेशन एनर्जी मैं कह दूं कि बहुत ज्यादा है,
बहुत ज्यादा का मतलब एक्टिवेशन एनर्जी सो लार्ज, यानी कि ये एनर्जी बहुत ज्यादा मैं क्या कर दूं, कॉम्प्लेक्स कर दूं, ऊपर की तरफ लेके चला जाऊं, तो यानी कि एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो जाए, वेरी लार्ज हो जाए, तो इसका मतलब क्या होगा, हमारी रिएक्शन क्या हो जाएगी बच्चों, हमारे जो कोलिजन है वो क्या हो जाएंगे, इनइफेक्टिव हो जाएंगे, और वो क्या होंगे, कोलिजन इनइफेक्टिव होंगे, कोलिजन्स बिकम इनइफेक्टिव, बिकम्स इनइफेक्टिव होंगे, और कोलिजन इनइफेक्टिव होंगे, इसका मतलब क्या होगा वहां पर, इसका मतलब इनइफेक्टिव होने का मतलब जो रिएक्शन है हमारी वो क्या होगी, वेरी स्लो होगी और बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। जबकि यदि हमारी क्या हो जाए, इसका रेसिप्रोकल केस ले लूं मैं, एक्टिवेशन एनर्जी हमारी क्या हो जाए, बहुत ज्यादा कम हो जाए। जैसे मैं बात करूं कि एक्टिवेशन एनर्जी मेरी क्या है, इज वेरी स्मॉल, तो वेरी स्मॉल है तो क्या होगा, कोलिजन इफेक्टिव होंगे, कोलिजन इफेक्ट यानी कि इफेक्टिव कोलिजन होगा हमारा, इफेक्टिव कोलिजन होगा तो हमारा रिएक्शन कैसे होगी, फॉरवर्ड रिएक्शन होगी, यानी कि क्या होगी, रिएक्शन वेरी फास्ट होगी। तो ये चीज भी हमारी यहाँ पर है। इसके अंदर और भी बहुत सारे फैक्टर आएंगे स्टूडेंट्स, जैसे हम जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर और कैटलिस्ट का पढ़ेंगे हम वहां पर, तो यहाँ पर क्या होगी, रिएक्शन वेरी फास्ट होगी। तो ये चीज है बच्चों, यदि मान लीजिए ये इतना है, अब यदि ये वेरी भी इतना सा ही होता तो आसानी से जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है वो प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाते। मतलब इस वैल्यू के ऊपर भी हमारी बहुत सारी रिएक्शन डिपेंड करती है, किसके ऊपर, एक्टिवेशन एनर्जी के ऊपर। यदि एक्टिवेशन एनर्जी हमारी कम है तो रिएक्शन जो कोलिजन है वो इफेक्टिव होंगे, मतलब जल्दी जल्दी से जो क्या होगी, कोलिजन होगा और जो एनर्जी वैल्यू को क्रॉस कर जाएंगे। यदि ये ज्यादा है तो क्या हो जाएगा, तो जो मॉलिक्यूल है वो यानी कि जो रिएक्शन है वो हमारी बहुत ज्यादा स्लो हो जाती है। तो इसके अंदर स्टूडेंट्स अब हम पढ़ते हैं भी और भी बहुत सारे फैक्टर हैं, जैसे मैंने किसका फैक्टर बताया था आप लोगों को, जो ओरिएंटेशन का फैक्टर बताया था। उससे पहले जो हमारे कोलिजन क्या होंगी, कोलिजन की एनर्जी के ऊपर बात करते हैं हम, जैसे थर्मल एनर्जी होगी, फोटोकेमिकल एनर्जी होगी, उनकी भी बात कर लेते हैं यहाँ पर। और उसके बाद फिर एक वो जो फॉर्मूला होता है वो कई जगह पर कई बुकों के अंदर दिया हुआ होता है, उसकी भी बात कर लेंगे हम भी, उससे क्या होगा। तो ये चीज था हमारा भाई इसके बारे में। तो अब मैं देखता हूँ भी अदर जो 3 मेथड्स हैं हमारे एक्टिवेशन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के, उनके बारे में स्टडी करते हैं। तो कोलिजन इफेक्टिव है बच्चों, तो क्या है कोलिजन, पहला आता है हमारा कोलिजन एक्टिवेशन। कोलिजन एक्टिवेशन का मतलब क्या होगा, मतलब जो क्या है इसके अंदर मैं बताना चाहूँ, फिर उनके पास इतनी एनर्जी होनी चाहिए, यानी कि कोलिजन का मतलब रिएक्टेंट के पास इतनी एनर्जी होनी चाहिए कि ताकि वो एक्टिव रहे और क्या हो जाए, कोलिजन को इफेक्टिव बना सके। यानी कोलिजन एक्टिवेशन का मतलब क्या है, यानी कि हमने उस रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को इतनी एनर्जी होनी चाहिए उसके पास ताकि वो क्या हो जाए, एक्टिव हो जाए, रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेट कर सके। ऐसे ही हम बात करते हैं थर्मल एक्टिवेशन की, यानी कि हम क्या करते हैं, थर्मली हमारे पास क्या होनी चाहिए, इतनी एक्टिवेशन एनर्जी होनी चाहिए ताकि वो बैरियर को क्रॉस कर सके। तो ये थर्मल एक्टिवेशन का भी यही है अभी बच्चों, क्या कहते हैं अभी, जो एक्टिवेशन एनर्जी रिएक्टेंट के पास, उसके पास क्या होनी चाहिए, जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है किसके लिए, मॉलिक्यूल को एक्टिव होने के लिए, उसको हम बोलते हैं कितनी एनर्जी लगेगी उसको एक्टिवेट करने के लिए, उसको हम बोलते हैं थर्मल एक्टिवेशन। ऐसे ही हमारी जो फोटोकेमिकल है, फोटो मतलब लाइट से संबंधित है, तो फोटोकेमिकल के अंदर हम क्या करेंगे, फोटोकेमिकल एक्टिवेशन। तो इसके अंदर भी क्या होगा स्टूडेंट्स, भी बहुत सारी ऐसी रिएक्शन है जो आपने देखा होगा प्रेजेंस ऑफ लाइट में होती है, यानी कि वहां पर भी क्या होता है, जो क्वांटा एनर्जी चाहिए होती है, तो किसके लिए, एक्टिवेशन ऑफ मॉलिक्यूल के लिए। यानी कि ये क्या होती है स्टूडेंट्स, ये हम कह रहे हैं भी कोलिजन इतनी, यानी कि उसके पास इतनी सफिशिएंट एनर्जी हो कि वो कोलाइड कर सके। थर्मल एनर्जी जो मॉलिक्यूल को एक्टिवेट होने के लिए जो मॉलिक्यूल को चाहिए, जो थर्मल हीट की फॉर्म में एनर्जी चाहिए, लाइट की फॉर्म में जो एनर्जी चाहिए, ये चीज थी। तो नेक्स्ट है हमारा जो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है वो है ओरिएंटेशन, मॉलिक्यूलर ओरिएंटेशन। मॉलिक्यूलर ओरिएंटेशन इसका मतलब पहले एक तो मैं बता चुका हूं भाई, जैसे कोई भी रिएक्शन प्रोसीड हो रही है तो उसका कोलिजन कैसा होना चाहिए, इफेक्टिव होना चाहिए बच्चों। अब कोलिजन इफेक्टिव है तो उसके साथ साथ इफेक्टिव कोलिजन के साथ साथ क्या होनी चाहिए, उसकी प्रॉपर ओरिएंटेशन होनी चाहिए। यदि ओरिएंटेशन हमारी डिफरेंट होती है तो वो रिएक्शन कभी भी प्रोसीड नहीं होती। जैसे कि मैंने पहला आज आपको बीच में बताया था भी ए बी था, उसने ए टू बी के साथ रिएक्शन करनी है और क्या हो गया था, ए टू बी के साथ रिएक्शन करनी है और प्रोडक्ट क्या बनाना था, AB2 बनाना था और साथ में क्या बनता था, A2 बनता था। तो हमने वहां पर प्रॉपर ओरिएंटेशन के साथ एक बार तो इस प्रोडक्ट की फॉर्मेशन की थी और एक बार यहाँ पर प्रॉपर ओरिएंटेशन ना होने की वजह से वो रिएक्शन प्रोसीड नहीं हुई थी।
तो उसका एग्जांपल ना लेके मैं एक जो हमारा जनरल एग्जांपल है किसी भी केमिकल रिएक्शन का वो लेके चलते हैं और आप लोगों को बताते हैं भी किस तरह से रिएक्शन होती है। तो देखिए उसके बाद जो ओरिएंटेशन है उसके ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंड करती है हमारी रिएक्शन की रेट, और नहीं तो ये स्लो हो जाएगी हमारी रिएक्शन यदि प्रॉपर ओरिएंटेशन नहीं हो। और ऐसा होता भी है स्टूडेंट्स, आपने देखा भी होगा। और यहाँ पर हम देखेंगे अब आप जिसकी भी अब हमारी चॉइस होती है हम किसी को भी मिक्स करते हैं, ऐसे तो कुछ भी रिएक्शन होनी नहीं चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। आपको पता है भाई कुछ हमारे क्या होती है किसी भी रिएक्शन को होने के लिए टेम्परेचर हमने देखा था, जो इफेक्ट किसका था, रेट के ऊपर हमने इफेक्ट देखे थे भी कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते थे। वहां पर हमने कंसंट्रेशन को डिस्कस किया था, ठीक है, टेम्परेचर को डिस्कस किया था, प्रेशर को डिस्कस किया था। तो उन्हीं में से यही है, जैसे कोलिजन हो गया, ओरिएंटेशन होगी तो टेम्परेचर हो गया, ये सारी की सारी चीजें। तो ये एक रिएक्शन मैं करके बता देता हूं आपको। जैसे हमारी रिएक्शन है NO2 है हमारी, वो NO2 के साथ मिलके क्या करेगी, N2O4 की फॉर्मेशन करती है। और ये सारे गैस इस फॉर्म में है बच्चों, ये भी गैस की फॉर्म में है, ये भी गैस की फॉर्म में है, और ये भी गैस की फॉर्म में है। अब मैं क्या करता हूं, वैसे है तो दोनों के दोनों सेम मॉलिक्यूल, लेकिन मैं अलग अलग से इनको मार्क करूंगा ताकि आप लोगों को आसानी से दिखाई दे इसके भी हम बताना क्या चाह रहे हैं। अब मान लीजिए कैसे हैं ये, स्फेरिकल शेप के अंदर मान के चलते हैं हम, इनकी स्फेरिकल शेप है ये बीच वाला N है, ये O है, ये O है। इसकी जो हमारी कोलिजन हो रही है वो किसके साथ हो रही है, ये वाली कोलिजन है। अब इसके अंदर क्या होगा, इस तरह से मैं लिख देता हूं, ये हमारे ऑक्सीजन है बच्चों। अब यहाँ पर क्या होगा, जो रिएक्शन है हमारी यानी कि जो कोलिजन है बच्चों कैसे होगी, कोलिजन दोनों NN के बीच में होगी इस तरह से। अब यहाँ पर क्या हो रहा है बच्चों, कोलिजन हो रहा है N और N का। यहाँ पर ऑक्सीजन है और यहाँ पर भी क्या है, ऑक्सीजन है, यहाँ पर भी ऑक्सीजन है और यहाँ पर भी ऑक्सीजन है। तो प्रोडक्ट क्या बनता है स्टूडेंट्स, प्रोडक्ट हमारा जो हम बनाना चाह रहे थे वो क्या बन जाता है, सेम प्रोडक्ट बना, क्योंकि इसी तरह से बनाना है। N2O4 की फॉर्मेशन करनी है, N2 बन क्या O4 अपने आप आ जाएगा। तो इसका क्या बनेगा, NN बन जाएगा। और क्या होगा, एक इसके अंदर ऑक्सीजन का कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है और एक क्या होता है हमारा सिंपल होता है। तो ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड और डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन करते हैं, तो प्रोडक्ट हमारा बन गया। लेकिन यदि दूसरी तरफ से मैं कहूँ ये, अब ये जरूरी थोड़ी ना यही कोलिजन होगा उसके अंदर, हमें क्या पता किस तरह से हो रहा है। तो चांस क्या हो सकते हैं स्टूडेंट्स, चांस ये भी है, जैसे देखिए अभी यहाँ पर भी जो N का मॉलिक्यूल है ये NO, यहाँ पर ऑक्सीजन आ गई और यहाँ पर भी क्या आ गई, ऑक्सीजन आ गई। और दूसरी तरफ से क्या हो गया, ये हो गया ऐसे, ऐसे N हो गया और ऐसे O हो गया। तो अब क्या होगा, जो इसके साथ है वो क्या टकराएगा, वो O टकराएगा, ऑक्सीजन टकराएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, अब ये क्या हो जाएगा बच्चों, जो मॉलिक्यूलर अप्रोच है वो कैसे होगी, मतलब ये मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के साथ कोलाइड करेगा तो कैसे होगा, ये हमारा N आ गया, ये O हो गया और ये भी O आ गया हमारे पास। अब जो इसके साथ स्ट्राइक कर रहा है बच्चों, जो जिसका कोलिजन हो रहा है वो किसका हो रहा है, N का हो रहा है, जबकि हमें रिएक्शन के अंदर क्या होना चाहिए था, N के साथ होना चाहिए था। तो इस तरह से इसका कोलिजन हो जाने के कारण अब ये कैसा कोलिजन हो गया, इनइफेक्टिव कोलिजन हो गया, क्योंकि इसकी प्रॉपर ओरिएंटेशन ही नहीं है। तो स्टूडेंट्स क्या होगा, हमें रिएक्टेंट के अंदर दोबारा से क्या मिल जाएंगे, NO2 और NO2 की फॉर्मेशन हो जाएगी, यानी ये प्रोडक्ट के अंदर जाएंगे ही नहीं। क्यों नहीं जाएंगे, क्योंकि इनकी अप्रोच होती, यानी कि उस कंडीशन के अंदर क्या होगा, उस कंडीशन के अंदर ये हो रहा होगा भी ये आपस में कंबाइन करेंगे तब तो ये बन जाएगा। लेकिन उसके अलावा कोई भी ओरिएंटेशन होगी, यानी कि ये बड़ा इसके साथ टकरा गया, ये बड़ा इसके साथ, ये बड़ा, कुछ भी चांस हो सकते हैं। यदि इस तरह का चांस बनता है तो हमारा जो रिएक्टेंट है वो सेम का सेम हमें मिल जाता है। तो जो ओरिएंटेशन है बच्चों वो भी डिपेंड करती है किसी भी रिएक्शन के ऊपर, ऐसा नहीं है भी नहीं होगा। तो ऐसे ही होता है हमारा हाइड्रोजन आयोडीन का भी आप केस देख सकते हैं, बहुत सारे केसेस हैं, जरूरी नहीं आप इसी का केस देखते हैं। जैसे हम उसका देख ले, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आयोडीन का भी देख लेते हैं भी किस तरह से कोलिजन होते हैं उनके बीच में, सीधा ही एग्जाम्पल ले लेते हैं उसका। तो ये इस तरह से प्रॉपर ओरिएंटेशन के ऊपर भी हमारा क्या करता है स्टूडेंट्स, डिपेंड करता है। तो देखिए जैसे ये हो गया हमारा हाइड्रोजन और हाइड्रोजन हो गई, अब ये क्या हो गई, ये आयोडीन आयोडीन के साथ क्या होते हैं, कंबाइन हो रहे हैं स्टूडेंट्स, यानी कि मैं रिएक्शन कर रहा हूँ, हाइड्रोजन प्लस में आयोडीन क्या बन जाता है, हाइड्रोजन आयोडाइड की फॉर्मेशन होती है। तो ये चीज अभी यहाँ पर अब कोलिजन कैसे होगा, अब कोलिजन था, आप एक इसके साथ करवा दिए, एक इसके साथ, तो एक एक मॉलिक्यूल रह जाता। लेकिन हमने क्या करवा दिया, इनकी इस तरह से ओरिएंटेशन करवाई
इस तरह से रिएक्शन करवाई कि इन्होंने दोनों ने क्या कर दिया, आपस में कोलिजन कर दिया इस तरह से। तो यहाँ पर H आ गया और I आ गया, इस तरह से कोलिजन हो गया। अब कोलिजन हो गया तो इनका बॉन्ड जो स्ट्रॉन्ग बन जाएगा, ये वीक हो जाएगा, तो क्या हो जाएंगे यहाँ पर HI की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो इस तरह से HI प्लस में HI बन जाता है। तो ये इस तरह से फॉर्मेशन होती है प्रोडक्ट की। फिर इसके बाद भाई कुछ लिमिटेशन थी स्टूडेंट्स, इसकी लिमिटेशन क्या क्या है वो लिमिटेशन हम स्टडी कर लेते हैं भाई, क्या क्या इसकी लिमिटेशन होती है उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स। तो ये भी काफी आसान है भी, ड्रॉबैक्स कोलिजन थ्योरी की आई और आई थी भी जो, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर इसके अंदर डिपेंड करते हैं, तो उन फैक्टर को स्टडी करते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं भी ड्रॉबैक या लिमिटेशन किसकी, ड्रॉबैक्स ऑफ कोलिजन थ्योरी। क्या क्या कोलिजन थ्योरी के अंदर कमियां आई, उस कमियों को भी हम डिस्कस कर लेते हैं कोलिजन थ्योरी, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन पता पूछ लिया जाता है स्टूडेंट्स, क्योंकि उनको ये देखना होता है कि आप कितना डीपली किसी सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं और क्या समझने वाली चीजें समझ रहे हैं। तो ये क्या थी भाई, दिस रिएक्शन इज अनेबल टू डिफाइन दी हाईली रेट रिएक्शन, यानी कि हाईली एक्सप्लोजिव रिएक्शन को ये डिफाइन नहीं कर पाई थी। तो क्या लिखेंगे भाई, दिस रिएक्शन इज, दिस थ्योरी इज अनएबल टू डिफाइन या एक्सप्लेन एबनॉर्मली किसको, हाई रेट रिएक्शन को बच्चों, हाई रेट ऑफ एक्सप्लोजिव रिएक्शन। अब आपने देखा होगा अभी जो एक्सप्लोजिव रिएक्शन है वो किस तरह से होती है, उसके बारे में इसने कुछ नहीं बताया। ठीक है स्टूडेंट्स। दूसरी डी भी, इट इज अनेबल टू रिवर्सिबल, यानी कि इसने क्या नहीं बताया, दिस इज अनेबल टू एक्सप्लेन किसको, जो हमारी जो हमने एग्जांपल देखा था वो रिवर्सिबल रिएक्शन का देखा था, तो इसने क्या नहीं बताया, इरिवर्सिबल रिएक्शन के बारे में नहीं बताया बच्चों। और एक हमारी कंसेक्यूटिव रिएक्शन होती है, वो हायर क्लास में पढ़ेंगे आप, पैरेलल रिएक्शंस होती हैं, उनके बारे में भी इन्होंने कुछ नहीं बताया, एंड पैरेलल रिएक्शन, उनके बारे में इन्होंने भी कुछ नहीं बताया स्टूडेंट्स। तो ये इसकी लंबी लिमिटेशन थी। फिर अभी जो क्या होता है, हाई रेट ऑफ चेन रिएक्शन वर फाउंड डिफरेंट फ्रॉम दी, अब वो भी लिमिटेशन है बच्चों, आप पढ़ लेंगे इसके अंदर से। तो बहुत सारी लिमिटेशन नहीं है इसकी, 3-4 ही लिमिटेशन है। जैसे जो हमारी पॉलीथीन की रिएक्शन है उसके बारे में, पॉलीमराइजेशन रिएक्शन के बारे में भी ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो ये था स्टूडेंट्स हमारा कोलिजन थ्योरी के बारे में। उम्मीद करते हैं अभी कुछ ना कुछ तो जरूर समझ में आया होगा। जैसे ही आप क्या करते हैं, किसी भी बुक को पढ़िए, उसके बाद पढ़ने से पहले हमारा एक बार लेक्चर देखिए, फिर उसको पढ़िए और फिर दोबारा से लेक्चर देखिए, तो आप लोगों को इसके अंदर कोई कमी नजर नहीं आएगी। क्योंकि ये थोड़े से टॉपिक बच्चों क्या होते हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होते हैं और काफी सिंपल टॉपिक है बच्चों, लेकिन कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं हमारे समझने के अंदर। हो सकता है हमने भी थोड़ा बहुत कॉम्प्लेक्स कर दिया उसको, लेकिन बच्चों टॉपिक बहुत ज्यादा आसान है, बिल्कुल इजी है। बात किस चीज की थी, बात थी कोलिजन की, इफेक्टिव कोलिजन की, कोलिजन फ्रीक्वेंसी की, एक्टिवेशन एनर्जी, थ्रेशोल्ड एनर्जी और ओरिएंटेशन की। ये 3-4 चीजें हैं जिसके ऊपर ये एक्चुअल में डिपेंड करते हैं कोलिजन थ्योरी। तो ये था हमारा आज का लेक्चर बच्चों। यदि समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ना रहेगी आपके मन में किसी प्रकार की कोई मिस्ट्री, क्योंकि आपके संजीव सर आप लोगों को पढ़ा रहे हैं केमिस्ट्री। थैंक यू बच्चों। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बाय बाय।